तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक। सो ये था गो लिटर, सॉरी, अनप्लास्टिक कलेक्टिव। ठीक है। तो ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव था यूएनईपी और इंडिया, मतलब यूएनईपी इंडिया का एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। ठीक है, टू ड्राइव अ प्लास्टिक टू ड्राइव कॉर्पोरेट एक्शन टुवर्ड्स सॉल्यूशंस ऑन प्लास्टिक लीकेज। ठीक है, तो ये याद रखना, यूपीसी, ये एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव था यूएनईपी और इंडिया के साथ। और इंडिया से यहाँ पे एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया जो थे, वो इसमें मेजर रोल प्ले कर रहे थे। एंड आइडिया ये था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके थ्रू कुछ ऐसा सोल्यूशन लेके आना जिसके थ्रू हम ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो लीक हो रहा था जगह जगह से, उसको, वो जो गैप्स है उनको प्लग इन करें। नेक्स्ट चलते हैं, गो लिटर। का एक इनिशिएटिव था WWF इंडिया और CII का। इससे पहले हमने पढ़ा था, उसका नेम बताओगे? डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और इंडिया नहीं याद आ रहा, बताना क्या था। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। अरे हाँ। और वो मतलब वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बनी थी ना इंडिया इसको मतलब साइन करने वाली। वर्ल्ड में तो नहीं, बट एशिया में जरूर बस थी। तो एशिया में थी वो। राइट। आई गेस टेस्ट सीरीज में भी था शायद, इस बार जो दिया था ना हम लोगों ने, तो उसमें भी था वो। ठीक है, सही है। तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सो ये गो लिटर पार्टनरशिप, गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय आईएमओ एंड एफएओ। ठीक है, टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर। ठीक है, फ्रॉम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड फिशरी सेक्टर। ठीक है, along with that, it identifies the opportunity of reduction of plastic use in both fishery and maritime transport sector. ठीक है, तो ये आईएमओ और एफएओ का है। इससे पहले भी हम लोग ने कई कन्वेंशंस पढ़ रखे हैं। उसके बारे में बता सकते हो क्या, जो पॉल्यूशन को टैकल कर रहे हैं? एनीवन? तब प्लास्टिक पॉल्यूशन या जर्नल पॉल्यूशन? जनरल भी बता दो, प्लास्टिक भी बता दो, मैरीटाइम से रिलेटेड। किसी को याद है? तो एक कन्वेंशन हमने पढ़ा था, मार्पोल कन्वेंशन। अब कुछ बत्ती जला। हाँ। मेरेन पॉल्यूशन। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, मरीन पॉल्यूशन, बट उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या, मार्पोल के बारे में? आई थिंक वो शिप्स में जो बैलेस्ट वाटर रहता है शायद उसको डिस्चार्ज करने के ऊपर था वो मेरी। नहीं नहीं, वो तो टोटली एक अलग कन्वेंशन है उसके लिए, स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये याद रखना, जो, सॉरी, मार्पोल वाला था वो था जनरल जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, कि हम प्रिवेंट करें जो शिप से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसको लेके। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मार्पोल आ रहा है तो वो शिप से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही एक सिमिलर कन्वेंशन जो है वो, मतलब इट्स रिलेटेड टू बर्निंग और डंपिंग ऑफ वेस्ट डायरेक्टली इनटू सीज। जैसे मार्पोल में तो हमने देखा शिप से रिलेटेड है, यानी अगर आप कोई शिप है, वो कचरा फैला रहा है या वो किसी तरीके का पोल्यूशन कर रहा है, चाहे वो फिर एयर हो या फिर कुछ डंप कर रहा है वेस्ट, तो वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लंदन वाला था कन्वेंशन, इट डेल्ट विद कि आप ओशन के अंदर या किसी मरीन बॉडी के अंदर ये जो डंप अपना वेस्ट है उसको डंप नहीं करोगे, उसको वहां पे आग नहीं लगाओगे। ठीक है, सो उन चीजों से रिलेटेड है। एंड जो अतुल सर जो कन्वेंशन की बात कर रहे थे कि शिप के अंदर एक बलास्ट होता है। बलास्ट मतलब जैसा शिप देखा होगा, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर देखोगे तो नीचे ना वी शेप का रहता है। ठीक है, और उस वी शेप, मतलब थोड़ा सा अगर कई बार अपने को ऐसा लगता है कि यार ये वी शेप, ये बैलेंस कैसे हो पा रहा है, तो बैलेंस करने के लिए उसके नीचे एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं बलास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो पानी भर देता है जिससे कि वो शिप बैलेंस रहता है और वो एक तरफ नहीं लुढ़कता। ठीक है, तो वो ब्लास्ट के लिए भी कन्वेंशन होता है, क्योंकि क्या होता है, ये ब्लास्ट के अंदर पानी भर लेते हैं एक जगह से। ठीक है, सपोज इंडिया से ये शिप चला तो इंडिया में इस ब्लास्ट में पानी भर लेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द वेट दे आर कैरिंग, उसको बैलेंस करना है क्योंकि। ठीक है,
फिर लेट्स से वो यूएस गया, एंड यूएस जाके वो क्या करता है, जो पानी उसने इंडिया में से भरा था उसको वहां पे डंप करने लगता है, क्योंकि अब हो सकता है उसने अनलोड कर दिया तो उसका वजन कम हो गया, तो उतना ब्लास्ट में पानी उतना रखने की जरूरत नहीं है। सो उस सेंस में जब वो पानी वो रिलीज करता था, हो सकता है कई जो इंडिया से स्पीशीज उसने कैरी कर ले उस वाटर में, और फिर उसको वो वहां रिलीज कर रहा हो। तो उस सेंस में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो है वो भी आ सकते हैं। तो उसके लिए वो बंकर कन्वेंशन था, ठीक है। तो देख लेना, आई गेस पीएमएफ आईएएस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी भी है। तो कहाँ थे वो कन्वेंशंस? हाँ, ये रहा वो बंकर कन्वेंशन, ठीक है। सॉरी, वो बंकर कन्वेंशन नहीं, वो बलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन है, ठीक है। तो ब्लास्ट वो जो डिस्कस किया कि शिप के अंदर पानी होता है, सिमिलरली एक बंकर कन्वेंशन भी था, बट बंकर कन्वेंशन जो था वो स्पेसिफिकली रिलेटेड था ऑयल स्पिल से, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि ऑयल स्पिल के लिए भी स्पेसिफिकली था। बाकी अभी जो मार्पोल पढ़ा ना, मार्पोल के अंदर भी हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि हम इंश्योर करें कि जो ऑयल स्पिल्स हुआ है उससे भी जो पॉल्यूशन क्रिएट है उसको भी टैकल करेंगे मार्पोल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा लंदन कन्वेंशन था जो कि सी के अंदर कचरा जो है उसको नहीं जलाना, उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो ये चीज याद रख सकते हैं। राइट। तो गो लेटर पे थे, तो आईएमओ और एफएओ का है ये, और डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करेंगे कि मैरीटाइम जो ट्रांसपोर्ट है या फिशरी सेक्टर से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम करें, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे तो चलते सर हैं। आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लंदन है क्या? राइट। और एफएओ? एफएओ रोम। ठीक है। खाने पीने वालों का सबका रोम ही है, ठीक है। जैसे हमने शायद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम देखा था, तो उसका भी शायद हेडक्वार्टर वहीं है, राइट। हाँ हाँ, मतलब बोल सकते हैं जर्नल में। हम्म, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2018-24 प्रोग्राम, ठीक है। सो it aims to almost triple its PWM, plastic waste management, to 100 cities in India by 2024. So UNDP launched this program in partnership with Hindustan Coca-Cola Beverage Private Limited and Hindustan Unilever, okay, so as to build an existing system to reduce plastic impact of plastic waste on environment in India, okay. So it promotes collection, segregation and recycling, thus making a circular economy with respect to plastic waste pollution. So the project has reached out to 5,500 Safai Sathis in effort to industrialize workers from informal sector. तो इसके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया उत्थान करके, ठीक है। सो ये चीज याद रख तो सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, ये क्या ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक के लिए गए, मतलब रूल्स, या फिर सर्टेन काइंड ऑफ प्लास्टिक के लिए? आई थिंक जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के लिए है ना। नहीं, ये ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स के लिए है। तो ये थोड़ा अच्छा। मतलब एक्सट्रीम, उसमें याद रखना। यहाँ पे है ना, राइट। थर्ड थर्ड पॉइंटर में। राइट। तो ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक की तरफ मूव करने का आइडिया है इसके अंदर, ठीक है। एंड टारगेट भी सेट है इसके अंदर कि 83,000 मेट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक, मतलब ये कलेक्ट कर लिया इन लोगों ने। और प्रोजेक्ट हैज रीच्ड आउट टू 5,500 सफाई साथी, ठीक है। सो इनफॉर्मल सेक्टर से जो रैग पिकर से प्रॉब्ली उनको फॉर्मलाइज भी कर रहे हैं एक सेंस में, ठीक है। और ये राइट। मतलब जो रूल्स है, ये ग्लोबल रूल्स हैं, इंडिया के लिए स्पेसिफिक? इंडिया के लिए है ना ये तो। हाँ, तो ये भी लर्न रखना है, मतलब याद रखना। और ये इंटर गवर्नमेंटल कोई ट्रीटी वीटी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप है यूएनडीपी की, और सभी काइंड के प्लास्टिक्स के लिए। और उत्थान वाला ये याद रहना चाहिए कि एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओरोनिमा अफ्रीकन बॉर्ज, तो ये क्या चीज है, तो बता सकते हैं? तो ये एक टाइप का मतलब माइक्रो एल्गा है, जो मतलब एक सर्टेन टाइप के एंजाइम से टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, जो पॉलीमर शीट होती है, उनको ब्रेक करके सिंपल मोनोमर में कर देता है। और ये अपने जो
वेस्ट टू एनर्जी वाली हम टेक्निक्स यूज करते हैं, लाइक पायरोलिसिस, इंसिनरेशन, इन सब से ज़्यादा मतलब बेटर है, सेफ भी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। राइट। सो एक क्वेश्चन है ये तो जो ये हम्म जो ये यूरोमा बोलो। अफ्रीकन बोर्ड है, तो ये खाली एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं क्या? यूरोप आल्सो। यूरोप राइट। ऑल्सो। अगर इसको ऐसे मतलब इसको ऐसे भी पुट अप कर सकते हैं थोड़ा और कंफ्यूज करने के, ओल्ड वर्ल्ड में मिलता है या न्यू वर्ल्ड में नहीं मिलता है। तो तीन कॉन्टिनेंट है, ये तीनों ओल्ड वर्ल्ड में ही है। तो न्यू वर्ल्ड जो है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। सो ये चीज याद रख लेना, अभी रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ठीक है, तो उन्होंने ये एक पोटेंशियल बायोडिग्रेडेशन एजेंट प्लास्टिक शीट के लिए ये आइसोलेट किया है। ठीक है। सो ये देख लेना, एल्गी नेचुरली तो मिलता ही है, बट इसके जो प्रॉपर्टीज थे ये बाहर कॉमनली यूज्ड भी हो रहे थे, बट अब इंडिया में अब चालू होगा ये चीज का। ठीक है। सो ये देख लेना, सेफ है ओवर एक ओवर एग्जिस्टिंग एंड इंसिनरेशन और लैंड फिलिंग या रिसाइकलिंग जो अभी तक कर रहे थे, तो उनसे सबसे बेस्ट एक तरीके से कह रहे हैं कि ज़्यादा बेटर रहेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली सेंस में। हाँ, डिफरेंस बताओगे सर इंसिनरेशन और पायरोलिसिस में? अच्छा, कोई और ट्राई करेगा क्या पहले? इन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन? पायरोलिसिस में तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो होता है। हम्म, करेक्ट। तो पायरोलिसिस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप बर्न करते हो, ठीक है, तो उससे जनरली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम किसी वेस्ट को बर्न करने के बाद उसमें से निकाल सकते हैं, तो जनरली पायरोलिसिस से ही मिलते हैं। ठीक है। और इंसनरेशन मतलब आपने जैसे कई बार देखा होगा कि बाहर कई बार कचरे वाले क्या करते हैं कि वो जो सफाई वाले होते हैं वो कचरे में आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको डिस्पोज करने के लिए। तो वो सिंपल इंसनरेशन का एग्जाम्पल हो सकता है कि बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो यही ब्रॉडली डिफरेंस है दोनों के बीच में। बस ये याद रखना, पायरोलिसिस में मोस्टली एनर्जी रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। और बहुत हल्का सा डिफरेंस है, जो पायरोलिसिस होता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल मतलब ज़्यादा हाई नहीं होता है, इंसिनरेशन में थोड़ा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। हम्म, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज। ठीक है। सो अभी किसने लॉन्च किया ये जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज? तो ये वेस्ट एड ने वेस्ट एड। लॉन्च किया है। और इसमें मतलब सिटीज बताओगे कौन कौन सी सिलेक्ट हुई हैं? 3 सिटीज। गौहती, जोबर्ग एंड हो चिन मिन्ह सिटी। राइट। तो देख लेना, गुवाहाटी इसमें इंडिया से सिलेक्ट हुआ है, और गुवाहाटी से दो विनर थे, श्री ग्रुप प्लास्टिक एंड इनसाइड आउट। ठीक है। तो इन्होंने प्रमोट किया था ये सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट गुवाहाटी के अंदर। ठीक है। सो गुवाहाटी वाज अमंग द 3 cities chosen by a यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये वेस्ट एड जो था वो यूके बेस्ड है, जिसने ये जीरो सिटी चैनल लॉन्च किया। एंड अपार्ट फ्रॉम गुवाहाटी इसमें जोहान्सबर्ग और हो ची मिन सिटी। तो हो ची मिन सिटी हमने देख ही रखा है, कैपिटल है वियतनाम की। ठीक है। तो ऐसा करके याद रख सकते हो। तो ये ठीक है। जो वेस्ट तो एड है ये एनजीओ है या फिर कोई मतलब बॉडी है यूनाइटेड किंगडम की? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ है। तो ये एनजीओ है। राइट। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बबल कर्टेन। ठीक है। सो अभी ये इंडिया के अंदर यमुना जो रिवर है उसके अंदर फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, मतलब अक्रॉस इंडिया ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है यमुना रिवर में। ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एयर ट्यूब जो है डायगनली जो रिवर का बेड होता है वहां पे लगा देते हैं। ठीक है। जिससे कि जो फिशेस है या जो शिप्स हैं उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट होता है जो ज्यादातर नीचे दबा हुआ वाटर करंट्स के अंदर बहता रहता है, वो रुक जाएगा। ठीक है। एंड फिर उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बबल गार्डन है। ठीक है। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें?
तो इसमें ये लर्न मतलब रखना कि डायगनली हम प्लेस करते हैं, वो परपेंडिकुलरली मतलब बोल देगा, हम्म मतलब इस टाइप से। राइट, ऐसा बोल देगा कि हॉरिजॉन्टली रखा होता है, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा डायगनली प्लेस किया जाता है, ठीक है, ताकि वो फिशेस और उनको उनके जो पाथ है उसको ना रोके। नेक्स्ट चलते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ, वर्चुअल वाटर। तो ये हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, कोई ब्रीफली बताएगा क्या होता है वर्चुअल वाटर? बेसिकली जो वाटर हम इन्वॉल्व करते हैं प्रोडक्शन या फिर मतलब ट्रेड में, फूड और नॉन फूड आइटम्स के, लाइक राइस हो गया अपना, या और कोई जैसे शुगर केन हो गया, तो उस टाइप की उसमें हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको वर्चुअल वाटर बोलते हैं मतलब। और इंडिया मतलब नंबर वन एक्सपोर्टर है वर्चुअल वाटर का इन द वर्ल्ड। राइट, तो ये याद रख लेना कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, एंड ये चीज़ अपना इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में भी बोला गया था। तो अगर हम ऐसा बोले कि नॉन वेजिटेरियन, अगर हम एक्सपोर्ट नॉन वेजिटेरियन आइटम्स का या मीट एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा करें तो हम वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट करें, ऐसा कहना सही रहेगा क्या? हाँ, हम्म, करेक्ट है, क्योंकि कि मीट को उतने साफ करने में बहुत ज़्यादा मतलब वाटर यूज होता है उसको क्लीन करने के लिए। राइट, तो उस सेंस में भी वर्चुअल वाटर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इंडिया के टॉप थ्री एग्री स्पोर्ट एक्सपोर्ट्स क्या है? नंबर वन राइस है, नंबर टू आई गेस मरीन एक्सपोर्ट है, और थर्ड पे स्पाइसेस है। राइट। हम्म, ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट, ठीक है। सो ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ये एक नीड की जरूरत है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर हो के वो जो चीज़ें उनको रिपेयर कराना या मॉडिफाई कराना, ठीक है। सो ये देख लेना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये राइट टू रिपेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो इसके बारे में कोई बता सकते हो क्या? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिटीज किस कंटेक्स में? मतलब ये एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें हम जितना भी वाटर ट्रीटमेंट होगा तो उसको या तो हम मतलब लिक्विड फॉर्म में रिकवर कर लेंगे, या फिर जो उसमें मतलब कंटेमिनेंट रहेंगे उनको मतलब सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक सेशन होस्ट किया था रिलेटेड। राइट, और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? एग्जीक्यूटिव एजेंसी शायद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। नहीं, एक्चुअली ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा खुद एक एग्जीक्यूटिव मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो जो नेशनल गंगा काउंसिल है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एंड उसका जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके अंडर होता है, ठीक है। तो हाँ, ये इसके वाली अंदर चीज एक याद टास्क रखिए। टास्क फोर्स होती है, उसको हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। राइट, और जो नेशनल गंगा काउंसिल है उसको हेड करते हैं हमारे जल शक्ति मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, पीएम। करेक्ट, तो वो चीज याद रखना। और ये जो है ये एक किसी बॉडी को रिप्लेस करके बनाया गया था, उस बॉडी का नाम याद है क्या? मतलब पीवाईक्यूज में पहले पूछते थे, अब ये भी शायद शायद पूछ लेते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। करेक्ट, तो वो था उसके अंडर, ठीक है। एंड ये जो नेशनल गंगा काउंसिल है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। करेक्ट, तो ये भी चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ईपीए के अंदर बना है। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो वो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 वाला, उसके अंडर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलता है, रिपोर्ट इंडाइसिस, ठीक है। तो 2-3 साल से पूछ तो नहीं रहा है, बट मे बी शायद इस बार पूछे, तो इम्पोर्टेंट है।
सो फर्स्ट रिपोर्ट था स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर नाम आ ही गया है तो पता ही लग जाना चाहिए, एफएओ निकालता है इसका। आइडिया ये था कि ये रिपोर्ट जो है स्टॉक जो है implication of agriculture and recommended solution for transforming the combined role of land and water in global food system, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग लैंड है और जो वाटर में हो रहा है, वाटर में जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं उसका क्या कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, जो कि चेंजिंग वर्ल्ड की नीड्स को केटर कर सके। तो उसके लिए था सोलो सिंपल कह सकते हो तो एफएओ निकालता है। तो इजीली गेस कर सकते हो नाम अगर इस रिपोर्ट का आ जाए तो, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर लिखा हुआ है तो एफएओ निकालता है। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन फ्रेश वाटर एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। तो माइग्रेटरी स्पीशीज की बात हो रही है तो दिमाग में जल जाना चाहिए कि हाँ यार कहीं ना कहीं सीएमएस जरूर होगा इसमें। तो वो चीज़ है, सीएमएस है इसके अंदर, साथ ही साथ यूनेप एज पार्ट ऑफ जापान फंडेड काउंटर मेजर सेकेंड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये लोग जो तो एक ये क्वेश्चन पार्टिसिपेट तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन सकता है, लाइक काउंटर मेजर टू प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, और उसमें फिर ऑप्शन दे देगा, या फिर ये मतलब वर्ल्ड बैंक फंडेड है, या फिर सीएमएस फंडेड है, या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडेड है। तो जापान फंडेड है, और ये मतलब ग्लोबल लेवल पे है या एशिया लेवल पे है? तो ये एशिया लेवल पे है। तो राइट। और अगर ऐसा मैं इसमें बोलूँ, इसमें मरीन जो सिस्टम है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है तो सही होगा। हाँ सर, क्योंकि जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं मरीन इकोसिस्टम पे ही तो आगे मतलब ये ट्रैवल करती हैं मतलब। हाँ लेकिन इसमें देखो स्पेसिफिकली लिखा है प्लास्टिक पोल्यूशन इन रिवर सिस्टम इन एशिया, तो मरीन नहीं है, ठीक है। So it identifies the impact of plastic pollution on land and freshwater migratory species protected by CMS, ठीक है। तो की हाइलाइट्स देख लो, स्टडी नोटेड 57 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेट को एंटर एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये एक स्पेकुलेशन टाइप का ही है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये लास्ट देख लो वाली क्या लाइन, क्या लास्ट वाले पॉइंट बस इम्पोर्टेंट है। हाँ लेकिन ये इसमें ये देख लो, ऐसा वो पूछ सकता है कि क्या क्या हो सकता है इससे, ठीक है। तो एंटेंगलमेंट इन प्लास्टिक वेस्ट सच एज फिशिंग नेट, इंजेशन ऑफ प्लास्टिक इम्पैक्टिंग फूड वेब, स्पेस कंस्ट्रेंट, हिंड्रेंस फॉर स्पीशीज लिविंग ऑन एयर वाटर इंटरफेस ओविंग टू प्लास्टिक वेस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो कई बार वो तीन चार स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के स्टेटमेंट की तरह पूछ सकता है। बाकी ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, migratory species such as black-faced spoonbill osprey had been observed making nest out of plastic, often resulting in the entanglement of their chicks, ठीक है। तो इनके IUCN स्टेटस पता है क्या, ब्लैक फुट स्पूनबिल और ऑस्प्रे के? अरे सर उतना याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने जो 2020 में क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ नेम से रिलेटेड पूछा था। तो मतलब जनरली जो उनके बर्ड्स के नेम होते हैं तो उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। एक बार देख लेते हैं क्योंकि ना कई बार मतलब अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड उस टाइप का तो नहीं पूछता है, बट क्या पता कभी पूछ ले। तो देख लो, ऑस्प्रे ये एक तरह का रैप्टर होता है और लीस्ट कंसर्न है, और दूसरा क्या था, ब्लैक फेस स्पूनबिल। ठीक है, तो ये देख लो। और IUCN क्या है इसका, IUCN एंडेंजर्ड है ये तो ये थोड़ा सा आई गेस इम्पोर्टेंट साइड में, ईस्टर्न एशिया में मिलता है, ठीक है, स्पूनबिल। और स्पूनबिल नाम क्यों रखा गया, तो चोंच ना आगे स्पून जैसी होती है इसकी, तो आई गेस इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, एंडेंजर्ड साइड में था ये। तो इसको देख के सर दो बर्ड्स याद आए। सारस क्रेन का क्या एंडेंजर्ड मतलब वो क्या है स्टेटस? आई गेस सारस क्रेन एंडेंजर्ड था शायद। नहीं, साइबेरियन क्रेन का था एंडेंजर्ड, वो लीस्ट हाँ तो कंसर्न था। सारस तो सर ऐसे ही मिल ऑलरेडी जाता है ना।
हम्म सारा स्क्रीन का क्या था फिर? जो अभी हम्म स्पर्श ने बताया, वल्नरेबल। राइट। तो याद रख लेना, सारा स्क्रीन वाज वल्नरेबल। और जो साइबेरियन क्रेन हम पढ़ते हैं वो शायद क्रिटिकली एंडेंजर्ड था। ठीक है, याद राइट। रख लेना। और माइग्रेटरी स्पीसीज है वो भी। राइट। ठीक है, तो ये देख लो, सीएमएस के बारे में देख लेना। तो सीएमएस जस्ट लाइक अदर थ्री सिस्टर कन्वेंशन, यूएन एफ ट्रिपल सी और यूएनसीसीडी, और ये भी सॉरी, ये वो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये पहले आ गया था। ठीक है, उसमें वो तो इसका सीबीडी था। ये ईयर ईयर क्या है सर इसका साइन होने का? ये आई गेस 1980s में हो गया था। 1979। ठीक है, तो याद रखना बॉन कन्वेंशन इससे रिलेटेड है। ठीक है, so it's a environmental treaty of United Nations to promote cooperation and action for species and habitat conservation। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्टी है। इसमें दो अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स वन, स्पीशीज दैट आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, एंड स्पीशीज सेकंड दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन फ्रॉम देयर कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये था। और तो बॉन इसका जो कन्वेंशन भी बोलते हैं। 2020 में इसका कन्वेंशन इंडिया में हुआ था, गांधीनगर में भी। हाँ राइट, इसका हुआ था कन्वेंशन। उसमें हमने कुछ स्पीशीज भी प्रमोट किए थे, याद है क्या? एक तो बंगाल फ्लोरिकन था मे बी, हम्म। एक कीबी था मे बी, और एक कोई शार्क थी। शार्क शायद हमने नहीं करी थी, शार्क शायद किसी और ने करी थी। हमने वो प्रमोट किया था, ड्यूगोंग को ऊपर लाओ प्रोटेक्शन में, शायद ऐसा कुछ बोला था, याद है? कहाँ गया? मुझे उसका उस सिंबल से याद आ रहा था। फेमस गांधीनगर था ना। ठीक है, COP13 था वो इंडिया में जो हुआ था। सो तो ये मैस्कॉट था जीबी। थीम था इसका, माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द वर्ल्ड एंड टुगेदर वी वेलकम देम। ठीक है, तो कभी ये थीम भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पूछता। और जीबी उसका मैस्कॉट था। ठीक है, और हाँ, इंडिया हैज साइन ए नॉन लीगल मेमोरेंडम विद सीएमएस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन, मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग्स एंड रैप्टर। ठीक है, आई गेस इसमें लिखा नहीं है कि कौन कौन सी स्पीशीज दी थी। नेक्स्ट पे देख लेते हैं किसी पे। उस पे एक यूएनईपी वाला लिंक है सर, उस पे देखो। कहाँ पे? ये भी है, गांधीनगर रेजोल्यूशन। ये वाला दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको। कुछ इन्होंने लिस्ट कराने की कोशिश करी थी, कुछ एनिमल्स और ये faun- ये बर्ड्स। देख लेंगे उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रॉम पॉल्यूशन टू अ सोल्यूशन, अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मरीन लिटर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन का मतलब देख लेना, थीम मरीन लिटर से काफी इंटरलिंक्ड है, और इसीलिए इतना फोकस दिया, इतनी हमने रिपोर्ट्स देख ली अभी तक। तो ये रिलीज करता है यूनेप, and it provides scientific basis for the need to urgently act to control plastic emissions into environment. So emission of plastic waste into the aquatic ecosystem are projected to nearly triple। ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है कि कितना हो जाएगा, वो तो एक पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी पे सवाल नहीं होगा। इसमें बाकी मतलब तो आई डोंट एक थिंक। पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है, जो मेन सोर्स है मतलब मरीन लिटर और प्लास्टिक पॉल्यूशन को लैंड बेस्ड है। तो वो बोल देगा कुछ और, मरीन बेस्ड या फिर कुछ और बोल सकते नहीं, वो तो चीज उस सेंस में है ना कि कचरा जो है वो जमीन से ही जाएगा पानी के अंदर। पानी में तो कोई कचरे की फैक्ट्री है नहीं, राइट? हैं। ठीक है, राइट। तो हेलो। तो
यस। Those three species are Bengal florican, Great Indian bustard, and elephant. अच्छा, हाँ एलिफेंट। हाँ, तो ये था जीबी और बंगाल फ्लोरिकन। And Asian elephant. एशियन एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड। Endangered. राइट, तो देख लेना ये थे। एंड आई थिंक वो जो आपने बोला ना हैमरहेड कुछ शार्क का नाम लिया, तो वो शार्क भी थी लेकिन वो शायद किसी और कंट्री ने किया था, ठीक है, तो वो भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो अभी ये 15th कॉप जो था, ये हुआ था वर्चुअली क्यूनमिंग, चाइना में, ठीक है। सो इस सेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये जानना। तो सीबीडी, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कॉप 15 वाज टू डेवलप एंड अडॉप्ट अ पोस्ट 2020 global diversity framework to replace and update the strategic plan for biodiversity to 2011 and 20 and आईची टारगेट्स, ठीक है। तो आईची टारगेट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए, मतलब जो टाइम पीरियड था उसका। तो अब उसकी जगह कोई नया फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, ये पोस्ट 2020, मतलब क्योंकि वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या लाना है उसके सेंस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। So according to the finding तो एक objectives, तो इसको क्वेश्चन आंसर राउंड मतलब वे में करें या फिर ऐसे डिस्कस आप करोगे? क्वेश्चन आंसर वे में ही करते हैं। हाँ, तो मतलब जो ये आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे वॉलेंट्री थे मैंडेटरी थे? वॉलंटरी थे। वॉलेंट्री थे। हाँ राइट। और जो इसमें जो टारगेट्स थे उसमें से ग्लोबल लेवल पे हमने हाफ टारगेट्स अचीव कर लिए, मतलब 20 में से। तो ट्रू है फॉल्स है? False. फॉल्स। कुछ हम्म, कुछ भी अचीव नहीं किया। हाँ। तो जो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक है इसको कौन रिलीज करता है? सीबीडी। right। और एक और इसके पैरेलल होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, उसको कौन रिलीज करता है? वो यूनेप। राइट। और ये कुनमिंग डिक्लेरेशन है, ये किससे रिलेटेड है? ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो पोस्ट आईची रहेगा उसके लिए। और एक विजन है लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, ये किसका विजन है? यार याद नहीं आ रहा अभी किसका था। तो ये इसी का ही है सर। ये बॉक्स में देखो ना, थर्ड पॉइंट, विजन लिविंग इन हार्मनी विद नेचर वेयर बाय 2050। मतलब जो हमने गोल्स बनाए थे ये इसीलिए बनाए थे कि ताकि हम हार्मनी में रह सके। राइट, करेक्ट। तो ये देख लेना, फिफ्थ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट था, उसमें यही चीज बोला गया था। जो 20 आईची टारगेट्स थे उनमें से कोई भी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। सो सेंस में इम्पोर्टेंट है। और जो एंड आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थे ये कब मतलब रिलीज हुए थे, मतलब लॉन्च हुए थे? ये आई गेस जो कॉप हुई थी ना इसकी, जिसमें नागोया वाला जो पार्ट हमने इंक्लूड किया था, उसमें शायद आया था ये। हाँ राइट, 2010। तो 11-20 के टारगेट्स थे, 10 साल। और एक 30/30 टारगेट अभी हमने इसमें लिए हैं, तो वो किससे रिलेटेड है? This global लैंड और ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए 2030 तक 30% ऑफ द। राइट। और जो ये इसमें एक कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया गया है तो उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड कर रहा है, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। तो कौन कर रहा है? China. ठीक है। और जो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है तो ये ओल्डेस्ट एनवायरनमेंट रिलेटेड फंडिंग एजेंसी है, तो ये ट्रू है फॉल्स है? तो हम 3 फंड पढ़ते हैं ना,
एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, एक एडेप्टेशन फंड एंड एक ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इनमें से ऑर्डर क्या था इनका? बता दो क्या था ऑर्डर। कोई ट्राई करेगा? बता दो, आई पहले थिंक। वही था सर, पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी था, देन फिर अडेप्टेशन फंड आया था शायद 2008 के अराउंड, देन फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड। राइट। जीईएफ, एडेप्टेशन फंड, और लास्ट में ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो ये चीज बताना, ग्रीन क्लाइमेट फंड में ये आइडिया था कि हम लोग, मतलब विजन ये था कि हम लोग $100 बिलियन एनुअली जो है लेकर आएंगे, सो एज टू इंश्योर कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक बेहतर ग्रीनर ट्रांजिशन कर सके। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, जीसीएफ। ट्रू है। राइट, करेक्ट। आई थिंक ये अडेप्टेशन फंड 2001 में आया था ना। अभी अतुल बोल रहे थे कि 2008 में था शायद। नहीं, अडेप्टेशन फंड बोला था मैंने 2008। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, वो 2001 में था ना। अडेप्टेशन फंड नहीं, Adapt- ये आई थिंक क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम आया था। अच्छा, 2001 ही अडेप्टेशन वाला तो मेरे ख्याल से। आई थिंक 2001 है। ये भाई तो कोई ईयर नहीं लिखता है इसके अंदर, सिविल स्टे वाला तो। बस मैं भी चेक करता हूँ। वेबसाइट पे हाँ, चले जाओ अडेप्टेशन फंड के। हाँ, ये 2001। 2001 ही है। थोड़ा ऑर्डर वहाँ पे, हाँ देख लेना। बट ऑर्डर तो वो यही है, जीएफ, एएफ, जीसीएफ, बस ईयर थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ऑलराइट। तो ये टारगेट्स देख लेते हैं। ये क्यूमिंग डिक्लेरेशन में क्या आउटलाइन किए थे, मतलब अभी तो ड्राफ्ट ही है। So first, the conservation of at least 30% of land and sea area globally. Next, 50% reduction in rate of introduction of invasive alien species. Third, reducing nutrient loss to the environment by half and pesticides by at least 2/3, eliminating the discharge of plastic waste. Fourth, nature-based contribution to global climate change mitigation efforts, at least 10 gigaton CO2 per year. Next, all mitigation and adaptation efforts avoid negative impact on biodiversity. Next, reduce subsidy and other financial programs that harm biodiversity by at least 500 billions per year. Next, a 200 billion increase in international financial flows. तो ये ड्राफ्ट टारगेट्स थे कि ये डालने हम लोगों को। बाकी बनता क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए ड्राफ्ट भी क्या चल रहा है। तो ये था। और कोई ऐड करना चाहता है, या और कोई सवाल है किसी का? ठीक है, सो ये देख लेना जो आई थिंक डिस्कस कर ही लिया था अतुल ने, कि ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी फंड है जो कि चाइना जो है उसे फंड करेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जीईएफ, यूएनडीपी और यूएनईपी ये लोग भी फाइनेंशियल और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, ताकि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये डेवलपिंग कंट्रीज इंप्लीमेंट कर सकें। तो इस सेंस में दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, हाँ, तो सीबीडी के बारे में देख लेता। तो ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, सीबीडी, सीसीडी और यूएनएफ ट्रिपल सी। ये तीनों जो रियो अर्थ समिट था 1992 का, उसमें से निकला था। ठीक है, सो इट्स अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, मल्टीलेटरल ट्रीटी। ठीक है, ऐसा करके याद रख सकते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव ये था बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको कंजर्व करें, एंड इंडिया इज पार्टी टू दिस कन्वेंशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, कार्टेजिना है, नगोया है। तो कोई दोनों में डिफरेंस बता सकता है कि कार्टेजिना किसको टारगेट करा, नागोया किसको टारगेट करा? तो कार्टेजिना बेसिकली
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, तो उनके जो ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। एंड नगोया बेसिकली उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। तो जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं तो उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, लाइक हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसको कंजर्व करेंगे। अब कंजर्व कर लिया है तो साथ साथ हम कुछ यूज भी करेंगे उसका, तो सस्टेनेबल यूज करेंगे। अब यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ही पर्सन उसका बेनिफिट ज्यादा ले, तो फिर हम उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। सेम हमारे राइट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर भी सेम ये 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं। राइट करेक्ट। तो कार्टेजिना लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए था कि अगर कहीं पे भी मूवमेंट कर रहे हो आप लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, तो उससे पहले परमिशन सीक करने पड़ेगा। तो इसमें प्रोविजन ही था एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट प्रोसीजर for ensuring that country provide with the information necessary to make informed decision before agreeing to import such organism into their territory। ठीक है, तो इंडिया में भी ये चीज होता है, पहले अप्रूवल लेना पड़ता है GAC का। ठीक है, अगर कुछ इंपोर्ट करना है आपको इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो वो रहता है। एंड नेक्स्ट बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारा GMO सोयाबीन इंपोर्ट किया था, तब ये इन्वोक करने की कोशिश हो रही थी कि यार ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंडर आना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये तो फूड आइटम है तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, सो वो था। और और एक सेम जैसे यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है, सेम एक हजार्डियस वेस्ट के लिए भी एक एग्रीमेंट होता है इस टाइप से ही, जिसमें हमें एडवांस इन्फॉर्म एग्रीमेंट करना होता है। तो उस कन्वेंशन का क्या नाम है? रॉटरडैम। रोटरडैम। रोटरडैम। रॉटरडैम ईयर क्या था उसका? 72 मतलब नॉट श्योर। 98। राइट। और उसका रिवर्स करोगे 98 का तो 89 वो बेसल था। बेसल। वो हजार्डस वेस्ट। हाँ बेसल था, स्टॉकहोम था, और ये रॉटरडैम था। स्टॉकहोम 2002 का है क्या? आई थिंक 2006 स्टॉकहोम 6 के करीब है। वन आ रहा है शायद। क्या आ रहा है? अरे उसका मत खोलो, सीरीज डेली का उस पर नहीं आएगा। ठीक है, ये 2001 में था, साइन हुआ था स्टॉकहोम। इफेक्ट में ये 2004 में आया था। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नागोया देख लिया, इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था, नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिडेस टू कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। ठीक है, सो इसमें जो डैमेजेस वाला प्रोविजन है, मतलब अगर कहीं पे आ गया ये LMO, तो उसके वजह से अगर कोई डैमेजेस होता है तो फिर उसका भरपाई कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हैं। यहाँ पे 2 टर्म यूज होते हैं, एक बायो पायरेसी एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो कोई बताएगा डिफरेंस क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग शायद मतलब बिना पूछे टेक्नोलॉजी उठा लिया वहां से। बायो पायरेसी हुआ ना। हाँ, बायो मेरे को प्रोस्पेक्टिंग डाउट होता है था कि किसी भी रिसोर्स का यूज करना, मतलब जो बायोलॉजिकल और रिसोर्सेज होते हैं उनका अच्छे से यूज करना। अच्छे से नहीं, शायद कमोडिफिकेशन ना, शायद मतलब क्या बोलते हैं उसे, पायरेसी तो नेगेटिव वर्ड है ना वैसे। हाँ करेक्ट, पायरेसी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपने जो ट्रेडिशनल, लेट्स से कोई ट्राइबल थी और वो लोग कोई दवाई बना रहे थे फ्रॉम सम प्लांट। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने वो प्लांट से वो केमिकल का कॉम्बिनेशन निकाल लिया और फिर आपने उस पर पेटेंट ले लिया, तो वो बायो पायरेसी हो गया। ठीक है, तो उस सेंस में बायो पायरेसी जो है वो एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, एंड बायो प्रोस्पेक्टिंग बोले तो हम लोग नेचुरल एरियाज में एक्सप्लोर करें नेटिव जो टेक्नोलॉजीज थी, एंड फिर उसका उससे हम प्रोडक्ट्स बनाए, तो उसमें हम लोग
मतलब एम ये नहीं है कि चुरा के ले जाएं, उसमें ये एम है कि लोगों का कंसेंट लेके फिर लेके जाएं, ठीक है, या एक्सप्लोर करें, तो वो है बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। राइट। तो बायो पायरेसी में हम कंसेंट नहीं लेते हैं, उसमें कंसेंट लेते हैं और फिर हमें रॉयल्टी देनी होती है। राइट, तो नागायो नागोया प्रोटोकॉल पढ़ा ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो वही आइडिया आ जाता है, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट, तो अभी हम यूएन डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बना रहे हैं, तो कोई बता सकता है वो डिकेड कौन सा वाला ईयर क्या है डिकेड का, यूएन डिकेड फॉर बायोडाइवर्सिटी? 12 से 22 है क्या? नहीं, वो तो 11 से 20 तक था ना। वो तो एच टारगेट्स थे ना, एक्चुअल में एच टारगेट्स भी तो 11 से 20 तक थे। हाँ तो ना ये सॉरी, ये था ये यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो वो 2011 से 2020 था, ठीक है। और एक है यूएन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, ठीक है, तो वो 21 से 30 रहेगा। नहीं सर, बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन नहीं है, वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। हाँ सॉरी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो ये था। तो याद रखना इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही है इसी चीज से, तो 21 से 30 है उसका ईयर, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लो रिलेटेड न्यूज में। सो न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग नेचर थ्रू 2030, ठीक है। तो ये यूएनसीबीडी जो है उसने रिलीज किया था, एंड इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस सेम और ही एक्शंस। सेम ही है हाँ, सर, ये मतलब जो अभी हमने पढ़ा था सेम है यहाँ तक, 4 गोल्स तक। राइट, देख लेना 21 टारगेट्स से 2030 के लिए 4 गोल्स टू अचीव टू इंश्योर ह्यूमैनिटी लिविंग इन नेचर, ठीक है। तो ये विजन था 2050 को अचीव करने का। सो बाकी सब हमने देख ही लिया ऊपर टारगेट्स में, ठीक है। हाँ, ये वाला देख लो, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। सो इंडिया ऑफिशियली जॉइन द हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, ठीक है। तो तो इस सर टाइप के थोड़े क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब ये हम्म, ऊट टांगने सर, ये मतलब इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे इस साल के लिए। तो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट, इंडिया सेकंड आफ्टर चाइना टू जॉइन अमंग ब्रिक्स, ये ट्रू है फॉल्स है? नहीं, ये फॉल्ट। फॉल्स है, वो पहला ब्रिक्स कंट्री है। राइट। हम्म, तो इस टाइप का थोड़ा सा ऊट पटांग कुछ आता है ना, तो वो पूछ लेता है यूपीएससी। लास्ट टाइम ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते ऊट पटांग, तो देख लेना करंट अफेयर्स जो है वो खासकर इम्पोर्टेंट और है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू ट्रू। राइट। ना, तो ये देख लेना, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 70 कंट्रीज को चेयर्ड बाय कोस्टा रिका एंड फ्रांस एंड बाय यूके एज ओशन को चेयर, ठीक है। तो ये देख लेना, प्रोटेक्ट करना है 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030। तो 30-30 वाला जो टारगेट था वो इससे रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी साइंसेज, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब इसमें तो इतना कुछ खास लिखा नहीं है, बस वही है कि डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर कि कैसे हम एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू एनवायरनमेंट को इंश्योर कर सकते हैं कि वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो इतना ही था इसमें तो। और किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में था ये, कोई बता सकता है कॉन्टेक्स्ट क्या था? It has introduced in Lok Sabha and they had referred to it for a committee, joint parliament. हाँ, मतलब वो तो ठीक है कि बिल आया, लेकिन वो बिल जो है वो हमने शायद पहले डिस्कस किया था कि बाबा जी जो थे वो कुछ जड़ी बूटियां वो लेके आ रहे थे, तो जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना, उसने बोला कि बेनिफिट शेयरिंग करो, कि आप उससे पैसा कमा रहे हो तो फिर बेनिफिट शेयरिंग भी आपका हक बनता है, मतलब आपकी ड्यूटी बनती है। तो उस सेंस में उनका काम जो था वो कहीं ना कहीं रुक रहा था, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये बिल लेके आई है, ठीक है। सो अभी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, ठीक है।
सो तो सर ये देख इसके लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के? अभी जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है अभी तक 2002 में जो एक्ट आया था? conservation of biodiversity, fair and equitable sharing of benefits. मतलब एक एक ट्रेंड है, जब भी हम कोई जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1982 में पास हुआ, तो उसके बाद एक लॉ आता है जो उसके कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। हर एक्ट के बाद हमने एक लॉ बनाया है। तो जो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 1992, उसके बाद जो है 10 साल बाद हमें शायद लगा कि हाँ ये एक्ट बनाते हैं। तो ये उसका मेन एक्ट का पर्पस यही था। और जो सर ने बताया अभी कि नए अमेंडमेंट का पर्पस, तो वो तो एग्जैक्टली वही है, बाबा जी वाला। ठीक है। तो इसके अंदर तीन लेवल पे बॉडीज थी। जैसे सेंट्रल लेवल पे बात करें तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी थी, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी थी, और फिर लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज थी। ठीक है। जो कि वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स जो बनाती थी, जिसके अंदर पूरा का पूरा लोकल जो फ्लोरा एंड फौना है उनसे रिलेटेड ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उन उन सब चीज़ों का वो ब्यौरा जो था उसके अंदर रहता था। ठीक है। तो अगर कोई कंपनी आ रही है, कुछ ऐसा रिसोर्स वहां से उठा रही है, तो उसके थ्रू वेरीफाई करके उनको लाइबल या उन पे एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि हाँ भाई बेनिफिट शेयर करो जो भी आपने लिया है यहाँ से। ठीक है। तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट था। और कुछ ऐड करना है क्या अतुल इसमें? नहीं, इसमें मतलब यही क्वेश्चन बनता, लाइक स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स हो जाएगा। अब तो कौन कौन करता है? तो अभी जस्ट बीएमसी। डिस्कस ही किया था। हाँ, बायोडाइवर्सिटी सबसे मैनेजमेंट कमिटीज। सबसे लास्ट लेवल की कमिटी वो करती है। राइट। ठीक है। तो अभी अमेंडमेंट क्या क्या किए गए हैं, तो जो आयुष प्रैक्टिशनर है उनको इसके अंदर एग्जामिशन दिया गया। सो वो कल्टीवेट कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है। और जो कि ये आयुर्वेदा में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है, आयुर्वेदा भी नहीं है, मतलब जो आयुष जो पूरा है तो वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो बता सकते हो आयुष के अंदर क्या क्या आ जाता है? आयुर्वेद, योग, हम्म। यूनानी, सिद्धांता, सिद्धारा या सिद्धांता है, और एच से एस एच होम्योपैथी आई है। हाँ। होम्योपैथी। एक और रह गया, एक और ट्रेडिशनल ऐसा मेडिकल प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर। आई थिंक लद्दाख, लद्दाख साइड का है। करेक्ट। करेक्ट। तो वो सोवा रिगपा जो बोला ना, वो लद्दाख या जो बुद्धिस्ट रीजन है ना अपना हिमालय बेल्ट के अंदर, तो वहाँ पे सोवा रिगपा भी काफी फेमस है। ठीक है। तो वो याद रख सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ये ऐसा ही एग्जैक्टली सवाल आया था, उसमें ना वो आयुष के अलावा एक और दिया था। वो बहुत कंफ्यूजिंग था। किसी को याद है क्या वो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन? माना सम कंफ्यूज हो जाऊंगे, बट ऐसा किसी को याद है क्या कि वो पांच, वो कौन सा था जो नहीं है इसमें आयुष में, बट एक्रोनिम उसका आता है AYUSH में से कोई एक था। सोवा रिगपा ही तो था सोवा मतलब। एस से, जी जी बिल्कुल, ऐसे आयुष एस। ठीक। अच्छा, ठीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चल। हाँ राइट, नेचुरोपैथी भी इंक्लूड कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो इसके अलावा कुछ सिंप्लीफाई किए गए थे, एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड आईपीआरस। ठीक है। तो अब आईपीआरस को थोड़ा फाइल करना इजी होगा, ताकि जिससे जो इंडियन स्टार्टअप्स है या इंडियन कंपनीज हैं वो पीछे ना रह जाएं एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंपनीज। ठीक है। सो ये था। प्रोविजन देख लेते हैं, या कोई क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछेगा? मतलब चलो। काफी इसमें सर टाइप के हैं, डिटेल वे में, मतलब कोई ऐसा डायरेक्ट हम्म। क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला देख लो आईपीआर को कैसे सिंप्लीफाई किया है। तो सर्टेन एंटिटी मस्ट सीक अप्रूवल फ्रॉम एनबीए फॉर ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया विद एनी नॉन इंडियन शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट। ठीक है। तो अगर इंडिया में है तो फिर उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर कोई इंडियन ओन्ड कंपनी है जिसमें जो शेयर होल्डिंग है वो कोई नॉन इंडियन के हाथों में है, ठीक है, तो वहां पे परमिशन लेना जरूरी है। एंड विच हैज बीन चेंज टू एनी फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। एप्लीकेंट्स कैन नाउ ऑब्टेन एनबीए अप्रूवल बिफोर द ग्रांट ऑफ आईपीआर, ठीक है। तो आईपीआर ग्रांट करने से पहले ही वो एनबीए अप्रूवल मिल जाएगा, नॉट बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीआर एंड नॉट बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीआर, ठीक है। ऑलराइट, next, anyone who does not need approval from NBA to access biological resource must give prior intimation to the concerned state biodiversity board, ठीक है। Further must register with NBA before grant of IPR and get prior approval of NBA before commercializing the IPR, ठीक है। So ये कुछ points है। तो नगोया वाला जो हमने यही पढ़ा था वाला उसे, ये वाला जो पॉइंट था ये पीवाईक्यू में स्टेटमेंट था कि एनबीए का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा अप्लाई आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको एनबीए का अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन अभी उसमें ये वाला ये चेंज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पहले भी ले सकते हैं अप्रूवल, एप्लीकेशन मतलब डाल के फिर बाद में ले सकते हैं। राइट। एंड रिडक्शन कर दिया सर्टेन ऑफेंसेस का जो कि कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल थे, तो वो जो प्रोविजन है उनको डिलीट कर दिया गया और पेनल्टीज जो है उनको बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा सा बिजनेस फ्रेंडली बनाने का वो आइडिया है कि हम उसमें से क्रिमिनल लॉ वाले जो प्रोविजन है वो उड़ा देते हैं और पेनल्टी जो है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो डेटरेंस जो है वो पेनल्टी के फॉर्म में देखा जा रहा है, ना कि जेल टर्म के फॉर्म में। Next, provision related to BMCs. So state government will prescribe the composition of BMCs whose strength has been fixed to 7 to 11 members. तो ये भी याद रखना, ऐसा पूछ ले कि 20 मेंबर होगा या 30 मेंबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 7 to 11 रहेगा। लेकिन वो 7 to 11 में लिबर्टी दी है स्टेट गवर्नमेंट को कितना रखना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये याद रख लेना और फिर ये बीएमसी जो है इंटरमीडिएट या जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल है उसके लेवल पे होगी, ठीक है। एंड देन स्टेट कैन डिक्लेयर थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी पावर टू नोटिफाई एनी स्पीशीज विच इज नियर एक्सटिंक्शन एज थ्रेटेंड स्पीशीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये करने से पहले एनबीए का अप्रूवल लिया जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा एनबीए का एक्सटेंशन भी कर दिया गया, 11 एडिशनल मेंबर्स टू बी एडेड टू एनबीए। तो 6 जो उसमें एक्स ऑफिशियल होंगे, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे डीलिंग विद वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्री एंड पंचायती राज। 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है तो वो रोटेशनल बेसिस पे रहेंगे। एक मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे हु विल बी द चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर ऑफ एनबीए। तो यही था। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? तो ये थ्रेटन्ड स्पीसीज होती है, इसमें कौन सी 3 कैटेगरी होती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्नरेबल, वगैरह होते हैं। हाँ, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। राइट। और ये एनबीएस का चेयरमैन कौन होता है? पीएम? नहीं, आई थिंक एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। मुझे भी श्योर नहीं है, बट पीएम नहीं होते हैं। सेक्रेटरी तो नहीं होते हैं एनवायरमेंट मिनिस्टर। देखे क्या? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनबीए का? बस ये सही है, एडम सिल्ला। नेश हेडक्वार्टर है चेन्नई। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेयरमैन। इसमें तो आई गेस कोई और बता रहे हैं, डॉक्टर वीबी माथुर। इसका मतलब कोई मिनिस्टर नहीं होता, फिर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इसको और देख लेंगे बाद में। याद रख लेना मिनिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट एनवायरमेंट तो नहीं है इसमें। ठीक है। सो और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, बट
यूपीएससी का ये थीम भी रहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो पूछता नहीं है, बट एनीवेज हमारा तो काम है देखना। तो WPA एक्ट था, तो पुराने वाले में स्केड्यूल बता दो, स्केड्यूल कितने थे और उसमें कौन से स्केड्यूल में क्या चीज था, ऐसा करके क्या डिस्टिंक्शन था। टोटल 6 शेड्यूल अच्छा, थे, जिसमें 4 एनिमल्स के लिए थे, एक वर्मिन एनिमल्स के लिए था और एक प्लांट्स के लिए था। तो शेड्यूल 6 प्लांट्स के लिए था, 5 वर्मिन, और बाकी 4 उसके लिए थे, एनिमल्स के लिए। राइट। तो अगर कोई एनिमल स्केड्यूल 2 में था तो उसको टाइगर के लेवल का प्रोटेक्शन था, ट्रू और फॉल्स? नहीं, नहीं, वो वन। शेड्यूल वन में करेक्ट, होगा। 1 में था। राइट। और तो ये तो पुराना वाला एक्ट हो गया। कोई शेड्यूल 6 के जो प्लांट्स हैं उसके नाम बताएगा क्या? 4 या ब्लू 5 रेड ऐसे होते हैं। रेड वांडा, ब्लू वांडा, पिचर प्लांट, एक और होता है कोई। मेरे को भी यही 3 याद थे। और तो ये देख, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? पिचर प्लांट कहाँ पे मिलता है, मतलब इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ना। पैसिफिक कौन से स्टेट में? मेघालय। मेघालय प्रॉब्ली। राइट। मेघालय में जो एक रेड चीज और फेमस। सैंडलवुड वाला होगा वो इसमें आएगा क्या? नहीं, रेड सैंडलवुड नहीं है इसमें। वो तो आंध्र तो ये देख प्रदेश में लो। मिलता है ना, शेषाचलम। हाँ हाँ। तो रेड वांडा है, ब्लू वांडा है, कूथ है, पिक्चर है, बेदोम साइकेड है और लेडी स्लीपर ऑर्किड। ठीक है, ऑर्किड। तो ये बताना, इसमें जो पिक्चर प्लांट होता है वो इपिफाइट होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो कोई है इपिफाइट इन शेड्यूल 6 प्लांट में से? ऑर्किड। करेक्ट। ठीक है। तो एपिफाइट जो होता है वो लेडी प्रिडेशन। स्लीपर भी बोलते हैं ना, ऑर्चिड वाला जो है इसको लेडी स्लीपर भी बोलते हैं ना। हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेडी स्लीपर ऑर्किड। ठीक है। हम्म। हाँ, तो ये बताओ, जो ऑर्किड होता है उसका जो इंटरेक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो मोस्टली ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट जो रहते हैं उनके अंदर होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट उनमें होता है, क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। तो वो जो उसका रिलेशनशिप है दूसरे प्लांट के साथ, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रिडेशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कमेंसलिज्म होता है। करेक्ट। तो कमेंसलिज्म में होता क्या, मतलब स्पीशीज को किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है? एक को फायदा होता है, एक को कुछ इफेक्ट नहीं होता है। करेक्ट। तो ये याद रखना, मतलब ये थोड़ा सा यूनिक चीज है, जनरली हम पढ़ते हैं जैसे अमर बेल हो गई, तो अमर बेल क्या करती है, वो दूसरे जिस पौधे के ऊपर उग रही होती है ना उसकी बैंड बजा देती है पूरी। तो उस सेंस में वो थोड़ा सा प्रेडेशन टाइप का हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज है। राइट। वापस आते हैं इस पे। ठीक है, तो अभी अमेंडमेंट क्या क्या किए गए हैं, कोई ये बता सकता है? अमेंडमेंट कहाँ हुआ है? इंट्रोड्यूस करा है ना बिल सिर्फ। हाँ, मतलब अमेंडमेंट बिल में क्या चेंजेस करेंगे इसके अंदर वो? नहीं नहीं, इन दैट सेंस अगर यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है तो हमें तो मतलब अमेंडमेंट के पहले वाला ही आंसर देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पास नहीं हुआ है। हाँ, तो वो तो ऐसे थोड़ी है, वो तो वो बोल के पूछेगा कि अभी जैसे उसने एक पूछ लिया ना, ये ड्राफ्ट बिल आने वाला है तो इस ड्राफ्ट बिल में ये क्या चीज है, तो वैसे पूछ सकता है कि ये जो अमेंडमेंट आने वाला है इसमें ये क्या चीज है। मतलब स्पेसिफिकली अगर प्रोविजन पूछा तो पूछ सकते हैं, वो तो ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट तो यही थे कि मतलब जैसे वर्मिन्स होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग था। इसको जो है वर्मिन्स का नोटिफिकेशन के थ्रू मतलब खुद डिक्लेयर करना है वर्मिन्स वगैरह। एक इसके शेड्यूल्स वगैरह को भी कम करने का प्रोविजन है। शेड्यूल जो अभी 6 है ना, उनको 4 करने का प्रोविजन है इसमें। और भी कुछ प्रोविजन थे, अभी आगे आएंगे हाँ। भी वो। राइट। तो इसके अंदर जो साइट्स जो है ना, जिसके अंदर हम लोग ट्रैफिकिंग रोकते हैं कई कई इंडेंजर्ड स्पीशीज की,
तो उसके जो प्रोविजन मतलब उसके अंदर जो लिस्टेड एनिमल्स है वो भी डायरेक्टली हम शेड्यूल में एक में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी प्रोविजन है। ठीक है। ठीक है, तो देख लो, इट एम्पावर्स द स्टेट टू डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर 4 कैटेगरीज: नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये बताओ, इन ये जो 4 जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनके अंदर लैंड ओनरशिप राइट किस में चेंज हो सकता है? मतलब अगर किसी सर्टेन एरिया को ये इनमें से कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ओनरशिप राइट किस में चेंज होगा? कम्युनिटी नेशनल रिजर्व पार्क में। में। उल्टा उल्टा बता रहे हो। तो ओनरशिप जो है वो चेंज नहीं होगा, तो वो होगा कम्युनिटी रिजर्व में और कंजर्वेशन रिजर्व में। ठीक है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो ओनरशिप चेंज हो जाएगा, मतलब अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया। एंड नेशनल पार्क के अगर अंदर हो आप कोर एरिया वगैरह में, तो वहां से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो उस सेंस में था। ट्रैफिक बट ठीक है। उसके किसका है अंदर भी एक्चुअली में? फिर वो है ना कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो हम 2006 एक्ट के अंदर है, तो बेकास को हमने दिया था, तो ये मतलब 100% ट्रू भी नहीं है, आपको बाहर निकाल देंगे। मतलब हाँ, अगर आप ट्राइबल हो या अदर फॉरेस्ट डिवेलिंग कोई कम्युनिटी हो, अगर आप उस नेशनल पार्क में रह रहे हो तो आपके लिए एक्सेप्शन है। बाकी अगर कोई ऐसे इन जनरल कोई रह रहा था वहां पे और जिसके पास ये प्रूव करने का नहीं है कि वो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है या फिर कोई अदर फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटी का पार्ट है, तो फिर उनको तो बाहर निकाल दिया जाएगा। बाकी अगर कोई ट्राइबल है तो फिर उसके लिए भी प्रोविजन था कि अगर कोई क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया, तो वहां से उनको बाहर कर सकते थे, अदरवाइज उनको राइट था कि वो रह सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो वो निकाल सकते हैं, हमने वो देखा था ना, प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन, उस हम्म। से, तो वो निकाल भी सकते हैं। मतलब बैगा तो चलो एक्सेप्शन था, लीगल फाइट करके वो जीत गए। तो ट्रैफिक हाँ कब मतलब बनाया गया उसके था? ट्रैफिक तो बताएगा, ट्रैफिक कब बनाया गया था? ट्रैफिक तो ट्रैफिक एनजीओ में एनजीओ था ना, वो बेसिकली काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए था, उनके कंजर्वेशन के लिए। साइट्स से अलग है ट्रैफिक। साइट्स तो आपका 1972-73 में आ गया। साइट्स के अलावा जो ट्रैफिक है, इसको किसने बनाया? कौन कौन से ऑर्गन, मतलब कौन किसने मिलके बनाया है? दो इसमें इन्वॉल्व है। IUCN प्लस WWF है क्या? हाँ, IUCN वही प्लस है। WWF है, दोनों, वो 1975 दोनों के भी आसपास में। एनजीओ है, वो दोनों भी एनजीओ है, बिल्कुल। हम्म। ट्रैफिक भी एनजीओ है। और 1976 या 75 में बनाया है। इसका साइट से 76 कोई में लिंक नहीं है। साइट्स बिल्कुल अलग है, ये अलग है। ट्रैफिक जो है ना स्पेसिफिक। हाँ, लेकिन वर्क सिमिलर एरियाज में ही है कि हम जो ट्रैफिकिंग हो रही है, जो स्मगलिंग हो रही है इन स्पीशीज में, उसको रोक दें। ठीक है, तो मेजर उसमें कुछ डिफरेंस है, सिमिलर। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग, तो उस सेंस करेक्ट। में एंड वो इम्पोर्टेंट इंटर है। गवर्नमेंटल भी है, साइट जो है वो इंटर गवर्नमेंटल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को ही वो एक तरीके से मैंडेट करता है कि आप रोकें उस चीज को। बट ट्रैफिक जो है ये पूरी तरीके से एनजीओ है। ठीक है, सो तो ये एक डिफरेंस है। स्टेटमेंट है सर साइट से रिलेटेड कि साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड इट टेक्स द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। फॉल्स। फर्स्ट। डजंट टेक। तो ये एक इसी के पीवाईक्यू स्टेटमेंट है, मतलब ये पीवाईक्यू में भी पूछा जा चुका है सेम स्टेटमेंट। ऐसे एक स्टेटमेंट और है, लाइक यूएनसीसीडी के बारे में हम बात करते हैं, जो 1994 में अडॉप्ट किया गया है। तो ये एकमात्र ऐसी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये, एनवायरमेंट डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए। यूएनसीसीडी जो है एकमात्र बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये। किसके हाँ लिए? ट्रू, एनवायरमेंट। ट्रू है ये। हाँ, तो ट्रू, ट्रू है ये लाइन, है फॉल्स। ना, याद रखना। नहीं नहीं, ट्रू। सीबीडी वाला भी तो है ना बाइंडिंग। नहीं कौन नहीं, सा? उन्होंने लास्ट लास्ट में लैंड के लिए लास्ट बोला ना, में। लैंड लैंड हम्म। रिक्लेमेशन के लिए बोला था उन्होंने। ओके। हम्म। ठीक है, तो ये देख लो प्रपोज चेंजेस क्या हैं। तो 4 स्केड्यूल रहेगा। शेड्यूल 1 में एनिमल स्पीशीज विद हाईएस्ट प्रोटेक्शन। जो शेड्यूल 2 रहेगा उसके अंदर वी हैव एनिमल्स विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। एंड शेड्यूल 3 प्लांट्स के लिए रहेगा। एंड शेड्यूल 4 स्पीशीज लिस्टेड इन अपेंडिसेस अंडर साइट्स। ठीक है, तो वो जो साइट्स का जो पूरा आइडिया उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेंगे हमारे इस
नए जो बिल आएगा उसके अंडर, ठीक है। सो इसके अंदर वर्मिन के लिए कोई अलग से स्केड्यूल नहीं बनाया गया, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा इस नए अमेंडमेंट के अंदर? मतलब वर्मिन नहीं है तो फिर उसके लिए कोई प्रोविजन है तो क्या? हाँ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अब सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू वो करेगी, डिक्लेयर कर देगी वर्मिन स्पीसीज। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वर्मिन डिक्लेयर किया जाएगा ना, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। ठीक है, तो वर्मिन जो है वो शेड्यूल 1 से मतलब उसमें जो लिस्टेड एनिमल्स है उनको बोला जाएगा वर्मिन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। वर्मिन तो फॉल्स है फिफ्थ ना, में था। 5th में था एक्सक्लूसिवली। अरे मतलब अभी अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अमेंडमेंट में अमेंडमेंट वर्मिन। है ही नहीं सर, अब वो वर्मिन सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू वो डिक्लेयर करेंगे, यही तो बताया था। अरे तो वर्मिन जो है वो शेड्यूल 2 जो है उन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि शेड्यूल 1 को वर्मिन डिक्लेयर करने लग गए। और शेड्यूल 2 को पूरा का पूरा जितने भी एनिमल्स है उनमें किसी को भी वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड उसके लिए इनफ एविडेंसेस हो। लेकिन अभी वो एविडेंसेस वगैरह पे कुछ नहीं बोलता है, बस ये बोलता है शेड्यूल 2 में जितने भी एनिमल्स है वो वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है थ्रू या बाय मींस ऑफ अ नोटिफिकेशन, ठीक है। सो तो वो चीज़ है। साइट्स के अपेंडिक्स बता दो, जो 3 होते हैं। 3 ही होते हैं ना अपेंडिक्स, और हाँ, फिर तो डिग्री तीनों ऑफ प्रोटेक्शन क्या भी उसी। हाँ, क्या क्या है डिग्री मतलब ऑफ। उसमें वही कुछ। हाँ, तो अपेंडिक्स 1 में सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। वहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई ऐसा ट्रेड कर रहे हो आप जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसके अंदर कोई रिसर्च वगैरह हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रहा है कुछ ऐसा लेन देन, तो वो अलाउड है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में। फिर अपेंडिक्स 2 के अंदर थोड़ा सा कम स्ट्रिंजेंट है, लेकिन उसमें अलाउड है कि हाँ ट्रेड वगैरह हो सकता है। और फिर जो अपेंडिक्स 3 है उसमें इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा अलाउड है बट इसमें रेगुलेटेड होता है। हाँ, इसमें रेगुलेटेड होता है अपेंडिक्स 3 के अंदर। रिक्वेस्ट वगैरह आएगी ना किसी पार्टी की, एक्चुअली में कोई पार्टी रिक्वेस्ट वगैरह करेगी तो उसके रिगार्डिंग। तो जो इसमें अपेंडिक्स 1, 2, 3 में जो एनिमल या प्लांट्स हम डालते हैं, तो उसके लिए कॉप के थ्रू ही हम इसमें डाल सकते हैं, मतलब कॉप की मीटिंग के वे में। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। करेक्ट, करेक्ट है। ट्रू, करेक्ट है। फॉल्स। सिर्फ 1 और 2 के लिए मतलब होता है, उसके अंदर 3 के अंदर हम यूनिलेटरी भी डाल सकते हैं, मतलब पार्टी, बट बाद में उसको फिर एक्सेप्ट करता है। थर्ड के अंदर तो वो तो है ही ना, एक्चुअल में थर्ड में तो प्रोविजन है बिल्कुल। 1 और 2 के अंदर ये रहता है, ठीक। हम, ठीक है, तो ये था। एंड ये देख लो, वाइल्ड एनिमल्स टू बी डिक्लेयर्ड एज वर्मिन बाय नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किसी भी एरिया में किसी भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो कर देंगे। बट आई थिंक मैंने वो जो राज्यसभा का डिबेट था ना उसमें वो लोग यही बोल रहे थे कि जो शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स है उनको ही डिक्लेयर करेंगे वर्मिन, और पूरा का पूरा जो शेड्यूल 2 है उसमें से किसी को भी वर्मिन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ नहीं लिखे हुए, बट वो डिस्कशन में डिस्कस कर रहे थे राज्यसभा वाले में, तो इसलिए थोड़ा मेरे को याद आया। ऑलराइट, और कुछ ऐड करना है किसी को? जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। फॉल्स। तो बता दो स्टेट कौन करता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। राइट। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो ये देख लेना, कंट्रोलिंग एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो एक जो हम बात करते हैं ना कि जो इनके इकोलॉजिकल नीश हो गए या जो इनके जो हैबिटेट हो गए वो डिस्ट्रक्ट करने में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो उसको भी खासा ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको भी हम मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ना स्प्रेड हो जाए तो उनके इंपोर्ट और ट्रेड वगैरह को उसको भी रेगुलेट करेंगे, ठीक है। सो एन ऑफिसर कैन बी ऑथराइज टू सीज एंड डिपोज द इन्वेजिव स्पीशीज, तो इस टर्म्स में भी इसके अंदर प्रोविजन रहेगा, ठीक है। बाकी एक नया चैप्टर ऐड किया गया 5B फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स, ठीक है। तो उसके लिए डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगी
which grants export or import permits for trade of scheduled specimen। ठीक है, कि अगर आप कोई ऐसा नया स्पीसीज है वो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो आप वो मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू लोगे। एंड साइंटिफिक अथॉरिटी जो कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखेगी, क्या क्या अगर वो स्पीसीज इंडिया में आ जाती है तो उससे जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनका वाइल्ड लाइफ मतलब उनका लाइफ थ्रेटन तो नहीं होगा, तो उसके लिए वो साइंटिफिक अथॉरिटी एडवाइस देगी मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जिसके बेसिस पे लाइसेंस ग्रांट होगा। ठीक है, तो ये था आइडेंटिफिकेशन। एक क्वेश्चन है, पैरोकार्पस सेंटालिनस, ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, मतलब वेस्टर्न घाट्स की, ट्रू है फॉल्स है? एक बार नाम रिपीट करना। पैरोकार्पस सेंटालिनस, मतलब साथ में ये पूरा नेम है। नहीं, ये तो वो है ना रेड सैंडर्स। सैंडर, हाँ रेड सैंडर्स है, राइट। राइट, तो ये रेड सैंडर का साइंटिफिक नेम है। तो वेस्टर्न घाट्स में कौन सी इस टाइम काफी न्यूज में है, मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज? चारू म्यूजिल था एक तो मालाबार कोस्ट पे, जो कि एक वो क्रस्टेशियन था, वो था एक तो। एक यूकेलिप्टस सेना स्पेक्टेबलिस करके है, उसने मतलब काफी एरिया कैप्चर कर लिया है वेस्टर्न घाट का, अराउंड 17 to 20% एरिया। वो नीलगिरीज वाला। हाँ 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 हाँ, क्या नाम बताया अतुल? सीना, SENNA, सेना स्पेक्टेबलिस। ओके। स्पेक्टेबलिस। तो ये पीले पीले फूल होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन इन्वेजिव है। ठीक है, तो कई जगह हटाने का काम भी चल रहा था, राइट, इनको जगह जगह हाईवे से उस साइड सदर्न इंडिया में, तो ख्याल रखना। ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना है? ठीक है, वो तो बाकी सब तो सिंपल ही था। प्रोविजन ये देख लेना, वो जो पेनल्टी थी वो बढ़ा दी थी। ठीक है, जनरल वॉयलेशन अब 1 लाख का है, पहले 25,000 था। और दूसरा स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए तो एटलीस्ट पहले 10,000 था, अब एटलीस्ट 25,000 है। ठीक है, तो उस सेंस में याद रख सकते हैं। और कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो इंक्लूडिंग फिल्म मेकिंग, अलाउ ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट्स बाय पर्सन हैविंग ओनरशिप सर्टिफिकेट and certain activities such as grazing, ठीक है, shall be non prohibitive under section 29 of this act। ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना है? नहीं, बट इन्वेजिव स्पीसीज की बात चल रही थी ना, तो उसके लिए कुछ एक सर्टिफिकेट लगता है अगर इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसमें, तो कौन सा सर्टिफिकेट होता है? मतलब इन्वेजिव स्पीसीज का है ना, बट इन जनरल बता दो क्या होता है। कुछ वो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट होता है ना। अच्छा, फाइटो सैनिटरी तो यार उसके लिए होता है ना। हाँ, मतलब कैसे फाइटो केमिकल्स, सैनिटरी? वैसे तो केमिकल्स वगैरह के लिए होता है ना फाइटोसेंट्रिक, या प्लस नहीं, उसके लिए भी होता है। स्पीशीज के लिए भी होता है ना, मतलब अगर आप कोई भी स्पीशीज एक था ना डायरेक्टरेट ऑफ क्वारंटीन, प्लांट शायद प्रोटेक्शन, प्लांट, नो नो, हाँ प्लांट प्लांट क्वारंटीन। प्रोटेक्शन। इसमें हाँ, प्लांट्स भी आते हैं और भी चीजें आती है, ह्यूमन और एनिमल कुछ ऐसा, और प्लांट्स का कुछ तो था इसमें। अरे ह्यूमंस को कैसे इंपोर्ट करेंगे? बट हाँ हाँ, मतलब ये था डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर था। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा लार्ज स्केल पे कोई ऐसा नया प्लांट वेराइटी कुछ ऐसा लेके आए हो, तो उसको कुछ समय क्वारंटीन में रखते हैं। ठीक है, कि बाहर नहीं जाने देते जब तक कि पता नहीं लग जाता कि हाँ ये सेफ है उसके लिए। ठीक है, तो वो था। वो क्वारंटीन सेंटर्स इसके कंट्रोल में नहीं होते, वो होते कस्टम्स के कंट्रोल में, CBIT एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके कंट्रोल में होता है ये। राइट, आई गेस और राइट है। कौन सा टेस्ट होता है वो, मतलब हाउ डू वी
अश्योर कि जो आ रहा है स्पीशीज वो मतलब पेस्ट या ब्लेड से इन्फेक्टेड नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। क्या होता है टेस्ट? तो अब पहले तो जहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट इशू करेगा फाइटोसैनिटरी, और अगर इशू नहीं किया है तो हम उस पर एक सैंपल टेस्ट करेंगे। उस पर वो कौन सा गैस होता है, मिथिल ब्रोमाइड होता है शायद, मिथाइल ब्रोमाइड, उससे फ्यूमिगेट हाँ, करते हैं उसे, और वो फिर करेक्ट हम खुद इशू करते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अभी हुआ था ना करेक्ट। नेपाल या भूटान के केस में हुआ था शायद, यही हाँ, वाला जब सीन की। कोविड चालू हुआ था तो लोगों को भी उसी गैस से स्प्रे कर दिया था, मिथाइल आइसोब्रोमाइड से, तो हाँ। याद है। अरे सर एक्सट्रीम हो गया तो ठीक है, बट इस सेंस में इम्पोर्टेंट है कि कुछ नेपाल या किसका तो इशू था ये अभी हमारे साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो न्यूज़ में देख लेना, अभी ये टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसने अपना एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2130 के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। सो उस सेंस में शायद टडोबा अंधेरी के बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यूपी के अप्रूव अंदर एन एक्सटेंशन ऑफ द बाउंड्री, तो बाउंड्री एक्सटेंड करने के लिए हमें किसका परमिशन चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, और कौन रिकमेंड करता है? NBWL। NBWL। वैसे स्टेट रिकमेंड कर सकता है क्या बाउंड्री यदि बढ़ाना? नहीं, स्टेट तो करेगा ही ना, बट उसको हाँ, अप्रूवल तो एनबीडब्ल्यूएल का चाहिए ना, बिना उसके अप्रूवल के नहीं कर सकता। अच्छा, एक WTO का भी तो है ना, और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। राइट है। हाँ, तो उसमें आएगा, सैनिटरी में ह्यूमन और एनिमल हेल्थ का आता है और फाइटोसैनिटरी में प्लांट हेल्थ का आएगा। तो ये तो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना, डब्ल्यूटीओ के नॉन टैरिफ बैरियर्स, तो इसमें इनके स्टैंडर्ड यूरोपियन कंट्रीज के काफी हाई रहते हैं। तो ये ऐसा बोलते हैं कि यदि आपने ह्यूमन लेबर वगैरह को भी अकाउंट करते हैं ना काफी, यदि आपका ह्यूमन लेबर भी यदि क्वालिटी वाला नहीं रहा है ना, तो भी हम बैन कर सकते हैं। तो वो सब नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। लेकिन आई थिंक फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स होते हैं वो तो केमिकल वगैरह, और यदि कुछ उसमें कुछ मतलब कि क्वालिटी वगैरह खराब है तो उसके रिगार्डिंग होता है ना फाइटोसैनिटरी मेजर्स वगैरह, आई थिंक। राइट, हम्म। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है। सो न्यूज़ में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, वो पेप्सिको वाला केस था, तो उस सेंस में न्यूज़ था। तो इसमें मेजर प्रोविजन क्या है, क्या क्यों ये इन्वोक किया गया था अभी रिसेंटली, बता सकता है? वैसे तो इसमें मेजरली तो बात यही थी ना कि कॉमर्शियल पर्पज पे यदि आप यूज में नहीं ले रहे हो तो एंड सीड्स के तौर पे तो आप यूज में ले ही सकते हो ना। मतलब जब तक कि आप उसको कॉमर्शियल सेल नहीं कर रहे हो तो आप यूज में ले सकते हो। केस वही तो चला था ना पहले। करेक्ट। तो इसमें एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, तो इसमें जो फार्मर्स होते हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लांट ब्रीडर्स, ट्रू और फॉल्स? यस। फॉल्स। यस, ट्रू ट्रू। ट्रू है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये पीपीवी एफआर जो एक्ट है ये कंप्लायंट है ट्रिप्स के साथ, ठीक है। और द एक्ट इज आल्सो इन कंफर्मिटी विद द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, यूपीओवी, ठीक है, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ये बेसिकली जो एक्ट है इंडिया का, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ फार्मर, ठीक है। तो जो अब तक हम बोलते हैं ना कि सिर्फ ये कंपनीज ही कर रही थी, तो ऐसा नहीं है, हम लोग फार्मर्स के भी राइट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंजर्विंग, इम्प्रूविंग और मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज, ठीक है। तो वो चीज़ था। तो प्रोटेक्ट कर रहे थे प्लांट ब्रीडर्स को, स्टिमुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, ठीक है। सो इंडिया के अंदर सीड इंडस्ट्री जो है उसको भी ग्रो करेंगे, तो इसके लिए भी एक बिल आने वाला, सीड बिल। शायद पिछले लोकसभा में वो ड्राफ्ट वगैरह करा था, लेकिन अभी तक आया नहीं है कुछ इसके रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि इंडिया में सीड्स का कल्चर भी नहीं है, लोग पुराने सीड जो वही यूज करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। सो उससे भी एक लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये सीड इंडस्ट्री का ग्रो करना जरूरी है, मतलब लोगों को ये सीड लेना जरूरी है, ठीक है।
सो इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है. सो एक अथॉरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी. ठीक है. सो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है. और जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन. ठीक है. और फंक्शन क्या है इसके? रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव uniformity and stability test guideline for new plant variety, facilitate development and commercialization of new variety through linkages with agriculture university, research institution and कृषि विज्ञान केंद्र. तो KVKs के बारे में तो बता सकते हो कि ये क्यों बनाए गए थे KVKs? एनीवन? हेलो, ऑडियो आ रहा है क्या? आ रहा है. कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स, तो मतलब वेक सेंस में ही बताए कि दे टीच फार्मर्स कि कैसे क्या करना है ऐसे. करेक्ट. हाँ, मतलब सही बोला कि वो फार्मर्स को बेसिकली बताएंगे कि आपके जो स्पेसिफिक फार्म है उस पे क्या बेटर क्रॉप जो वो सूट करेगा. ठीक है. तो ये ICAR से और जो स्पेसिफिक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगे उनसे ये लिंक्ड रहेंगे KVKs, और फार्मर्स के जो एक तरीके से असिस्टेंस है वो करेंगे. ठीक है. सो ये चीज़ है. And recognize and rewarding farmers, community, particularly tribals and rural communities. Next, maintenance of National Gene Bank. तो National Gene Bank इसका लोकेशन कहाँ है? कहाँ लोकेटेड है? चांगला. नहीं, ये शायद न्यू दिल्ली में है. जीन बैंक तो न्यू दिल्ली में है. करेक्ट. तो वो सीड वाला बैंक जो है वहाँ पे. वो सीड बैंक है लद्दाख वाला. अच्छा. सीड वर्ल्ड जैसा वो आई गेस शायद सेवल बार्ड में ना, उसी लाइन से हमने ये चीज यहाँ बनाई है. ठीक है. करेक्ट. ऑलराइट. इनको प्रिजर्व करने के लिए कौन सी गैस हम यूज करते हैं जनरली? लिक्विड नाइट्रोजन. हाँ, यस. मतलब लिक्विड नाइट्रोजन तो नहीं पता, बट नाइट्रोजन यूज करते हैं. हाँ, फिर तो लिक्विड नाइट्रोजन है, वो ठंडा कर देता है एकदम से. ओके. तो इसके अलावा एक प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल है. ठीक है. तो ये जो डिसीजन है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, अगर आपको उसका कोई जो डिसीजन है वो नहीं आ रहा तो फिर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाते हो, और फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल से इसका जो फर्दर जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म, तो उसमें आप हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे. ठीक है. एंड ट्राइब्यूनल 1 साल के अंदर केस का निपटारा करेगी. A variety of seed is eligible for registration under the act if it fulfills the criteria of distinctiveness, uniformity and stability. ठीक है. प्रोटेक्शन पीरियड 15 साल का दिया जाता है. ठीक है. ये याद रखना ट्रीज के लिए, एंड 18 years इन केस ऑफ वाइन्स. ठीक है. सो ये भी डिस्टिंक्ट है. ऑलराइट. और कुछ? ठीक है. तो ये वाला देख लेता. राइट्स अंडर दिस तो ये एक्ट. तो ब्रीडर्स राइट. मॉन्सेंटो वगैरह जो सीड्स कंपनी है उनके रिगार्डिंग भी काफी इशू चल रहे थे ना बीच में. वो क्या किस टाइप के सीड्स थे वो? कुछ किसी को पता है? मॉन्सेंटो वगैरह जो कंपनीज थी वो लाए थे टर्मिनेटर सीड्स. ठीक है. तो Okay. टर्मिनेटर सीड में वो क्या करता था, उसने वो ऐसा जीन उसमें डिजाइन कर रखे थे कि वो एक जनरेशन के लिए ग्रो करेगा. नेक्स्ट जनरेशन में वो, अगर आप मतलब सपोज लेट्स से गेहूं की खेती करी. ठीक है. तो गेहूं में सपोज आपने 100 बोरी जो था आपके अनाज निकला, एंड आपने उसमें से एक बोरी रख ली कि मैं इसी जो गेहूं का बीज है इसको वापस उगाकर वापस से फसल खड़ी कर लूंगा. तो वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें वो वैसा जीन टेक्नोलॉजी लगा देते थे, टर्मिनेटर जीन बोलते थे इसको. तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पैदा ही नहीं कर पाओगे आप सीड से, और आपको उस कंपनी के पास वापस जाना पड़ेगा वो सीड्स परचेज करने के लिए. तो ये जो भी था. सीड बिल आने वाला था, सीड बिल जो आने वाला था वो तो था ही कि भाई फार्मर्स है जो किसी भी तरह से दूसरे सीड को यूज मिले, है ना. खुद का ही प्रोड्यूस यूज में ना रहे कि उससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती. इसके रिगार्डिंग भी था कि कुछ टाइटनिंग वगैरह हो जाएगी इन कंपनीज के ऊपर, उससे कुछ उसके रिगार्डिंग भी था क्या वो? अब वो बिल तो ड्राफ्ट भी नहीं आया ना उसका, तो पता नहीं क्या है. लेकिन ये चीज है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सीड विलेज करके,
यूपीएससी ने शायद 16-17 में शायद क्वेश्चन पूछा था ये सीड विलेज करके। तो इसमें आंसर यही था कि वो जो विलेजेस हैं वो इम्प्रूव करेंगी सीड क्वालिटी को, ठीक है। तो इस सेंस में था एक कुछ क्वेश्चन, ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो, ये ब्रीडर्स राइट क्या थे। एक्सक्लूसिवली राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट द प्रोडक्टेड और रजिस्टर्ड वेराइटी, ठीक है। यहाँ ब्रीडर को राइट मिलता है और वो फिर लाइसेंसेस रख सकता है, एजेंसीज दे सकता है, एंड एक्सरसाइज सिविल रेमेडी इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। नेक्स्ट रिसर्चर्स राइट, तो कैन यूज any of the registered variety under the act for conducting experiment or research. This includes the use of variety as initial source of variety for the purpose of developing another variety, but repeated use need prior permission of registered breeder. Okay. तो मतलब आप कोई एग्जिस्टिंग जो सीड था इस बिल के अंडर या सॉरी इस अथॉरिटी के अंडर, वो आप यूज कर सकते हो सो एज टू इंश्योर कि आप कोई नया डिस्टिंक्ट चीज बनाओ, ठीक है। तो उसके लिए अलाउड है, लेकिन बार बार यूज करोगे तो फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड ब्रीडर है उसकी। नेक्स्ट फार्मर राइट, तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेप्सिको में यही इन्वोक किया गया था। सो फार्मर हु हैज इवॉल्व्ड और डेवलप्ड अ न्यू वैरायटी इज एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट अलाउज फार्मर कल्टिवेटिंग अ रजिस्टर्ड न्यू वैरायटी टू सेव, यूज, sow, resow, exchange, share और sell farm produce including seed except the branded seed, ठीक है। तो ये वाला कहीं ना कहीं इन्वोक हुआ था पेप्सिको वाले जो था उसके अंदर नेम कि आप ब्रांडेड सीड नहीं बेचोगे, ठीक है। आप कोई नया वैरायटी है उसको आप सेव कर सकते हो, सो कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, लेकिन कोई ब्रांडेड वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 39(2) of the act provides for compensation to the farmer for non-performance of variety of seed, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंटेंशियस इश्यू रहता है कि कभी भी कोई बीज लेके आओगे ना मार्केट से, तो उसके ऊपर लिखा रहेगा कि इसके परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। ऑल्दो हम ये पीपीवीआर जो एक्ट है इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप सीड लेके आए, क्योंकि एक फार्मर है उसकी पूरी की पूरी इनकम जो है वो बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उसमें एक मेजर वेरिएबल वो सीड रहेगा, और आप अगर वो सीड लेके आते हो उस कंपनी से और वो उगता ही नहीं है, तो उसके वो 5-6 महीनों की मेहनत जो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो सेंस में अगर नॉन परफॉर्म करता है तो उसके लिए कंपनसेशन के राइट इस एक्ट के अंदर जरूर दिए गए, लेकिन फार्मर क्योंकि इलिटरेट है और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज है, इसके कारण प्रॉब्ली शायद इसको इन्वोक नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर शेल नॉट बी लाइबल टू पे एनी फी इन प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी और रजिस्ट्रार और द ट्राइब्यूनल और द हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। इट विल बी पेड थ्रू नेशनल जीन फंड, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि फार्मर्स को इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं किसी भी स्टेज पे, चाहे वो ट्राइब्यूनल के स्टेज पे हो, चाहे वो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है। तो ये था आइडिया। किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? संजय वो तो जो ये सीन क्या था वो एक बार बता दो ना, पेप्सिको का मतलब क्या इशू क्या था? तो पेप्सिको का बीज ना गुजरात में कुछ फार्मर्स को ना उन्होंने स्पेसिफिक, क्योंकि लेज अगर खाए होंगे तो मोटे मोटे आलू रहते हैं, अपन ऐसा सब्जी लेने जाते तो अपने को वैसे आलू नहीं मिलते, तो उनकी एक स्पेशल वेराइटी थी FC5 पोटैटो वेराइटी, ठीक है। तो वो उन्होंने बेसिकली उन फार्मर्स को दिए थे, ठीक है। और बाद में फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो कुछ टीम भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो उन्होंने पाया होगा कि ये फार्मर्स ना मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फार्मर्स पोटैटो उगा रहे थे और इसलिए ये सीड दिए गए थे, तो क्या कर रहे थे वो सीड्स उन्होंने रख लिए थे और फिर वो प्लांट जो वैरायटी थी पोटैटो की वो बाहर बेच रहे थे। तो उस सेंस में वो केस चालू हुआ, उन्होंने बोला कि इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं, हमारे दिए हुए जो सीड्स थे उनको ये बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, वो आलू को। तो उस सेंस में वो तो केस चालू एक्चुअली हुआ। में संजय पोटैटो में सीड्स थोड़ी ना होते होंगे, वो तो आलू से आलू होता होगा ना, आई थिंक, या सीड्स होते हैं आलू के भी? नहीं, आलू के इनिशियली तो वो आई थिंक इनिशियली सीड ही होते हैं, बाकी वो सही बोला कि पोटैटो के अंदर ना छोटे छोटे, जैसे अगर कभी आलू को घर पे रख दोगे ना तो उसमें से छोटे छोटे बारीक से पौधे निकलने लगते हैं, उसको आइज बोलते हैं, आइज, ठीक है। और उन्हीं आइज से वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज तो है, लेकिन ये पोटैटो के सीड्स भी रहते हैं इनिशियली, उसके थ्रू हम लोग आगे तो प्रोपोगेट करा सकते हैं। एक्चुअली इसमें जजमेंट फाइनली यही आई थी ना कि आप जो किसान है वो उगा सकते हैं उगाना चाहें तो, लेकिन जब सेल करेंगे तो कर सकते हैं, पर ब्रांड के नाम से सेल नहीं कर सकते हैं ना, लाइक उसके ऊपर टैग लगा के। यही था क्या फाइनल इसका वर्डिक्ट?
वर्डिक्ट तो आया नहीं ना पेप्सी को फिर, क्योंकि फार्मर्स का इशू पॉलिटिकली थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो पेप्सी को पीछे हट गया था, उन्होंने बोल दिया ठीक है यार कर इसमें लो आप। इसमें ऐसा था ना कि ब्रांडेड सीड्स है ना, वो सेल नहीं कर सकते फार्मर मार्केट में। जो नॉन ब्रांडेड सीड्स है ना वो फार्मर उगा सकते हैं और शायद सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड सीड नहीं कर एक्चुअली में सकते। इश्यू तो यही हुआ था ना कि अब उनके पास आलू आ चुके हैं एंड देन उसको फिर वो यूज में ले रहे थे फर्दर, आई थिंक प्रोडक्शन के अंदर, हाँ वो तो ब्रांडेड उसमें शायद कंपनी थी ना जैसे लेज या फिर वो, तो वो अलाउड नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लास्ट में शायद जजमेंट नहीं आया था, यू कैन नॉट सेल द ब्रांडेड। जजमेंट तो नहीं आया था ना, अब ये पहले ही हट गई थी हाँ पेप्सी को। हाँ, अराउंड 1 करोड़ का सूट लगाया था ना उन्होंने फार्मर्स पे। हाँ हाँ फार्मर्स के ऊपर 1 करोड़ का सूट लगा दिया था उतने में, तो फिर बवाल ही मच गया था। फिर अपने आप ही साइड हो गए थे वो। ठीक है, और एक तो आई गेस आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। कल 3.5 वाला जो है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशली ये वाला पार्ट थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ और ये कंजर्वेशन वाला, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। और कोई आपके पास कोई और रेफर कर रहे हो पीटी वगैरह, मतलब जैसे ओनली आईएएस वगैरह कुछ रेफर करो तो उसको भी देख लेना, ताकि अगर कुछ मिस आउट हो जा रहा है तो हम लोग वहां से कवर कर लेंगे।